बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में, सही है, कि वन वे सिलेक्शन क्या होती है, टू वे सिलेक्शन क्या होती है। टू वे सिलेक्शन को वैसे हम देख रहे थे, ये इसका सिंटैक्स था, ठीक है। ये वाली एग्जांपल हमने देख ली थी कि अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, इस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है तो नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी, सही है। इसके अंदर हम एक एरर देख लेते हैं कि एरर का क्या मतलब, ठीक है। ये देखें, ये जो भी टू वे सिलेक्शन लिखी है इसके अंदर ना सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि या तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है या जो कोई चीज़ लिखनी चाहिए थी उसने नहीं लिखी। तो लाइन नंबर 1 के अंदर देखें, इफ़ एल जो इफ़ लिखा है ना उसकी पेरेंथीसिस के आगे ना सेमीकोलन डाला है, ठीक है। इस सेमीकोलन की वजह से क्या करेगा कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ एल्स के स्टेटमेंट के एंड के ऊपर जो सेमीकोलन है वो चीज़ नहीं डलनी चाहिए, उसको ऐसे ही रहना चाहिए, और जो उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके एंड पे सेमीकोलन होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले देखें कि अभी तक हमने जो भी इफ एल्स पढ़ा इसके अंदर देखें कि एक इफ़ जो भी इफ़ की कंडीशन होती है उसके जो भी बात होती है सिर्फ एक स्टेटमेंट अभी तक हम चला रहे हैं, ठीक है। अगर हमने 2 3 4 5 स्टेटमेंट चलानी हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये ऊपर मैं एक इफ़ कंडीशन लिख दूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये सारी स्टेटमेंट चलें। पहले क्या हो रहा था कि या तो स्टेटमेंट 1 चलती थी या स्टेटमेंट 2 चलती थी, लेकिन अगर मैं इफ़ कंडीशन के अंदर ही बहुत सारी स्टेटमेंट को चलाना चाहूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी। करली ब्रैकेट्स का मतलब है कि जो भी जितनी भी स्टेटमेंट इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होगी ना तो वो चल जाएगी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखें, वो कहता है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ इस इफ़ के जो भी अंडर आती थी एक ही स्टेटमेंट चलती थी। अगर ये मैं दो वाली ब्रैकेट्स रिमूव कर देता हूँ, ये वाली ब्रैकेट्स और ये वाली ब्रैकेट्स मैं रिमूव कर देता हूँ, तो फिर इफ़ के ये जो इफ़ है इसके स्कोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन रह जाएगी, दूसरी लाइन चलेगी ही चलेगी, ठीक है। वो कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चलेगी और ये वाली लाइन भी चलेगी। अगर वो कंडीशन चेक करेगा वो फॉल्स हो जाएगी, ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, क्योंकि जो ये वाली लाइन है फिर वो इफ़ के स्कोप से बाहर चली जाएगी। अगर मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ तो इसका मतलब अगर ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ जाती है तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स आ जाती है जो दोनों के दोनों स्किप होके एल्स के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो वो दोनों की दोनों एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। इसका मतलब है कि अगर इफ़ के अंदर मैं एक ही इफ़ के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मुझे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। अब इसका मतलब है ये जो दो की दो स्टेटमेंट है ये 3 4 5 भी हो सकती, ये दो अभी इस केस के अंदर ये दो है, ये दोनों की दोनों क्या है कि इफ़ के स्कोप के अंदर है। ये वाला जो इफ़ है ये दोनों स्टेटमेंट इसके स्कोप के अंदर है। स्कोप के अंदर का मतलब है कि ये अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये चलेंगी, ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगी, ठीक है, इन दोनों करली ब्रैकेट्स की वजह से, ठीक है। सपोज यहाँ पे वो 20 एंटर कर देता है, 20 एंटर करने से ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, तो ये वाली दो चीज़ें आउटपुट के ऊपर आ जाएगी कि एलिजिबल टू वोट नो लॉन्गर अ माइनर। अगर वो 15 एंटर कर देता है एज के ऊपर तो ये वाली तो ओमिट हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, तो एल्स के ऊपर आ जाएगा। एल्स पे ये जो दो एल्स के स्कोप के अंदर चीज़ें दो स्टेटमेंट लिखी है ये वाली चल जाएंगी कि नॉट एलिजिबल टू वोट स्टिल अ माइनर, ठीक। समझाने का मतलब ये था, पहले हमने पढ़ा था कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके जो एक ही फ़ौरन बाद स्टेटमेंट होती है वो चल जाती है, अगर वो ऊपर वाली फॉल्स होती है तो वो वाली नहीं चलती, ठीक है। अगर ज़्यादा चलानी हो तो हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। करली ब्रैकेट्स यूज़ करने का मतलब अब जो भी जितनी भी स्टेटमेंट इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी वो इफ़ के स्कोप के अंदर होगी, ठीक है। वो चलनी है या नहीं चलनी डिपेंड करेगा कि इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन नेस्टेड इफ़ क्या होते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि अगर मैंने एक इफ़ लिखा है फिर उसका एक इफ़ होता है उसका एल्स होता है। जैसे हमने ऊपर देखा है कि इफ़ होता है एल्स होता है। इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाए तो एफ एल्स वाली नहीं चलती, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ़ वाली नहीं चलती, एल्स वाली चल जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत सारा इफ़ एल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के स्कोप के अंदर लिखे होते हैं। और ये कैसे लिखे होते हैं हम इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं।
ये देखें जी, वही वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। सपोज ये एक वैलिड कोड लिखा है, जो भी ये मैं कोड का एक पंच मतलब चंक दिखा रहा होता हूँ, एक सेक्शन दिखा रहा होता हूँ, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर कोड लिखा गया पूरी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। सपोज यूज़र ने बैलेंस एंटर किया, ठीक है। अगर तो बैलेंस इससे ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट इतने % होगा, ठीक है। एल्स अगर 50,000 से कम है तो फिर वो 25,000 पे चेक करेगा, तो अगर 25,000 से ग्रेटर है तो इंटरेस्ट रेट 0.5 होगा, ठीक है, 0.05 होगा। एल्स अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये इस एल ये जो वाला इफ़ है इसके एल्स में आ जाए, ठीक है। इसके एल्स के अंदर आके फिर इफ़ एल्स की कंडीशन लगी है, फिर वो क्या चेक करेगा कि अगर वो जो उसका बैलेंस है वो 1000 से ग्रेटर है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 0.03 होगा, ठीक है। अगर ये वाली भी फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट तो इस वाले जो इफ़ के ये वाला एल्स है, ये इफ़ और एल्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इफ़ एल्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ द बैलेंस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलनी है वो डिसाइड करेगी ये सारे इफ़ एल्स, ठीक है। इसमें देखें ये वाला इफ़ और ये वाला एल्स आपस में है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू हो, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, वो 1 लाख बैलेंस की जगह 1 लाख एंटर कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। इसके बाद ट्रू होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब ये वाला इफ़ और ये वाला एल्स आपस में इकट्ठे हैं, अगर ये वाला इफ़ चल गया तो ये वाले एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आ गई है वो सारी की सारी इग्नोर कर देगा कंप्यूटर, कंपाइलर क्या करेगा इसको स्किप कर देगा, ठीक है। अगर ये जो पहला इफ़ है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो लाइन नंबर 2 चलेगी, और ये जो इफ़ है इसका जो एल्स है, इस एल्स के अंदर जितनी भी ये सारी की सारी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी ओमिट हो जाएगी। आल्दो के इफ़ इस एल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ एल्स है, ठीक है। इसका मतलब है जो इफ़ एंड एल्स है ये 2 वे सिलेक्शन होते हैं, ये आपस में एक कह लो कि मैंडेटरी है कि अगर इफ़ हम मैंडेटरी तो नहीं कह सकते, खाली इफ़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 वे सिलेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें या तो इफ़ होता है या एल्स होता है। इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उस इफ़ वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें अगर ये ट्रू हो गई तो ये चल जाएगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गई तो एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अब वो अलग बात है कि इफ़ एल्स के ये जो एल्स लिखा है ना, ये वाला एल्स, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इफ़ एल्स है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 10 तक है, ये वाली वैल्यू चलनी है कि नहीं चलनी, ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाले जो पहला इफ लिखा है लाइन नंबर 1 के अंदर, उसका जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर तो इसका आंसर ट्रू है तो ये लाइन नंबर 2 चलेगी, बाकी सारी लाइनें ओमिट हो जाएगी, क्योंकि बाकी जितनी भी लाइनें हैं वो इस एल्स के स्कोप के अंदर है, क्या इफ़ एल्स के स्कोप के अंदर है, मतलब इनडायरेक्टली स्कोप के ही अंदर, क्योंकि इफ़ एल्स के ये जो वाला एल्स है इसके अंदर ये इफ़ लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला इफ़ इसके अंदर है, तो अब इसका जो असर है वो इस एल्स के भी ऊपर है, इस एल्स का जो इफेक्ट है वो नीचे वाले के भी ऊपर है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये जितनी भी लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 10 तक स्टेटमेंट लिखती है ये इस एल्स के स्कोप के अंदर है, ठीक है। इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ बैलेंस इज़ ग्रेटर दैन 50,000 तो क्या इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 0.07%। एल्स इसको आगे ही इफ़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली लाइन चलेगी लाइन नंबर 2, और बाकी सारी लाइनें ओमिट हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सारी लाइनें ये जो वाला एल्स है इसके स्कोप के अंदर लिखी है, और ये वाला इफ़ और ये वाला एल्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला इफ़ के ये एल्स है और इस एल्स के अंदर दोबारा एक इफ़ है, इसका एक अपना एल्स है, ठीक है। इस एल्स के अंदर ही इफ़ है, उसका अपना एल्स है। इसका मतलब इफ़ एल्स आपस में इंटरलिंक्ड है अगर 2 वे सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो बताइएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ग्रेड प्रिंट करने वाली एग्जांपल देखते हैं कि मल्टीपल इफ एल्स का मतलब जो हमने पढ़ा है नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो कहता है कि आपने स्कोर एंटर करना है और उसकी बेस के ऊपर ना ग्रेड प्रिंट होगा, ठीक है। तो कोड क्या लिखा, वो कहता है कि इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90, ठीक है। वो कहता है कि अगर स्कोर ग्रेटर दैन 90 है तो क्या होगा, ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, सही है। अगर ग्रेटर दैन 90 नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इफ़ एल्स के पास, इस वाले एल्स के पास आ जाएगा,
अब जब इस एल्स के अंदर आएगा तो इस एल्स के अंदर दोबारा एक कंडीशन लगी है, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 80, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो ये जो वाला इफ़ है इसके एल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला इफ़ और ये वाला एल्स आपस में इंटरलिंक्ड है, और ये वाला इफ़ और ये वाला एल्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इस एल्स के अंदर दोबारा वो एक कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर जो स्कोर है वो 70 से ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है। अगर वो ये वाली ट्रू हो जाती है तो ये वाली लाइन चल जाएगी कि ग्रेड सी प्रिंट करा दो। अगर ये वाली भी फॉल्स हो जाती है तो इफ़ जो ये वाला है ना इफ़, इसके एल्स के अंदर चीज़ आ जाए, मतलब फ्लो आ जाएगा, ठीक है। अब इस एल्स के अंदर दोबारा वो एक कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर स्कोर 60 से भी ग्रेटर है तो वो कहता है कि ये वाली प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर 60 से भी ग्रेटर नहीं है तो ये जो वाला इफ़ है इसके एल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कर देगा ग्रेड इज़ एफ। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें क्या क्या कि वो कोई भी यूज़र स्कोर एंटर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट स्कोर, ठीक है, इनमें से एक स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अगर स्कोर वो 95 एंटर कर देता है तो 95 एंटर कर देता है तो ये जो पहले वाला इफ़ है इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है। जब ये ट्रू हो जाएगी तो इससे बिल्कुल जो नेक्स्ट लाइन है ना वो चल जाएगी। अब जो नेक्स्ट लाइन चलेगी तो उसके बाद ये जो इफ़ है इसके एल्स में नहीं जाएगा। ये जो सारी चीज़ें लिखी है ना नीचे वाली सारी लाइन नंबर, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और लाइन नंबर 3 से लेके एंड वाली लाइन तक ये सारी की सारी इस एल्स के इनडायरेक्टली स्कोप के अंदर है। इसका मतलब है कि अगर ये वाली सबसे पहले वाला जो इफ़ है ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू कैलकुलेट हो गया तो नीचे वाली स्टेटमेंट कोई भी नहीं चलेगी और ये इसको चला के यहीं पे ऐड कर जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली चलनी है कि नहीं चलनी डिपेंड करता है कि पहले वाले इफ़ का, अगर पहले वाला इफ़ फॉल्स होता है तो ये इस एल्स में चला जाएगा, इस एल्स के अंदर जाके वो फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और जो ये वाला इफ़ है इसके एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो इग्नोर हो जाएगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट दो इफ़ एल्स लिखे हैं उनका भी ऐसे ही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। अब वो देखें, वो कहता है कि जनवरी वो नंबर ऑफ मंथ एंटर करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगी कि वैल्यू प्रिंट होगी मंथ की। सपोज के वो 3 एंटर करता है तो मार्च प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इफ एल्स के साथ कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। सपोज यूज़र ने नंबर एंटर किया, मंथ एंटर किया 1, तो वो 1 को कंपेयर करेगा मंथ के साथ, ठीक है। अगर ये वाला मंथ वो एंटर करेगा, मंथ को कंपेयर करेगा 1 के साथ, अगर तो ये ट्रू हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे वो उसने सिंगल इक्वल नहीं लगाया, इक्वल टू लगाया। इक्वल टू का मतलब है कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। अगर सिंगल ऑपरेटर लगा इक्वल टू लगा देता तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता, तो वो मंथ को वैल्यू 1 असाइन कर देता इररिस्पेक्टिव के ऊपर यूज़र ने मंथ की वैल्यू क्या एंटर की थी। इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो जनवरी प्रिंट करेगा, इफ़ जो ये वाला इफ़ है इसके एल्स में जाएगा ही नहीं। और ये जो बाकी सारी लाइन नंबर 3 से लेके एंड तक चीज़ें लिखी है ना, ये इस एल्स के स्कोप के अंदर लिखी है, ठीक है। अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये वाले ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 2 नहीं चलेगी, लाइन नंबर 2 नहीं चलेगी, इस एल्स के अंदर आ जाएगा। इस एल्स के अंदर आके वो दोबारा इफ़ कंडीशन चेक कर रहा है, अगर वो मंथ 2 के इक्वल है तो फरवरी प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं है ऐसा तो इस एल्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इस एल्स के अंदर आके वो दोबारा कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हर इफ एल्स के अंदर वो एक एक कंडीशन चेक कर रहा है, जिस जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई उससे नेक्स्ट वाली लाइन चला देगा, जो भी उसके स्कोप के अंदर नेक्स्ट वाली लाइन हो गई, और बाकी सारियों को इग्नोर कर देगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाली चीज़ को लिखने का, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एल्स के बगैर इफ़ ये कंडीशन है तो ये चली जाएगी, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब नेक्स्ट में आ जाएगा, अगर ये भी नहीं है तो उसका मतलब है नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने अभी तक इफ एल्स की कंडीशन को सारा देखा है कि 1 वे सिलेक्शन क्या होती है, 2 वे सिलेक्शन क्या होती है, और बाकी सारी चीज़ें कि इनको लिखने का अलग अलग तरीका क्या है, इनका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट लिखनी हो तो उसके लिए हमें ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं भी डालता, एक स्टेटमेंट तो उसके स्कोप के अंदर आएगी। अगर मैंने यहाँ पे दो कोई एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो इसका मतलब वो दोनों स्टेटमेंट को मुझे करनी ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो वो दोनों स्टेटमेंट चल जाएगी, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी तो काइंडली हम जो सेक्शन है क्वेश्चन आंसर का उसके अंदर हैंडल कर लेंगे। अगर फिर भी कोई मसले मसाइल होंगे तो आप फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एट एनी टाइम। शुक्रिया।